भाई साहब क्या जबरदस्त किस्म का सेमीफाइनल हुआ है यार। 250 करके भी इंडिया एंड तक फंसा हुआ था, इंग्लैंड चेस कर सकता था। क्योंकि पाकिस्तानी फैंस इंग्लैंड को तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर आप लोग कर रहे थे तो ये आप लोग की नहुस थी जिसकी वजह से इंग्लैंड हार चुका है, वरना वो जीत भी सकते थे। बात दरअसल वही है कि 250 रन के ऊपर ही जो है मैच खत्म हो जाए। नॉकआउट मैचेस के अंदर क्या प्रेशर, क्या ये क्या, हम तो नॉकआउट के ऊपर वैसे भी जाके लाइसेंस ले लेते हैं कि भाई नॉकआउट का प्रेशर ही कुछ और होता है। 170 रन चेज करना नॉकआउट में कोई आसान काम नहीं होता। खैर हम भी क्या बात करें, कौन सा प्रेशर है, किसके लिए आसान है, किसके लिए आसान नहीं है। हमने तो पिछले 4 साल से कोई नॉकआउट देखा ही नहीं है। हमारे लिए तो नॉकआउट जो फर्स्ट राउंड होता है उसके अंदर ही एसोसिएट नेशन ही बने हुए होते हैं। अभी भी जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, नेदरलैंड्स का शुक्रिया कि उन्होंने कैच ड्रॉप किया था फहीम अशरफ का, नहीं तो हम फर्स्ट राउंड से निकल रहे थे, हम सेकंड राउंड में भी नहीं आ रहे थे, जिसके अंदर बारिश की वजह से हम एंड तक जिंदा रहे हैं। 250 रन किए हैं इंडिया ने सेमीफाइनल के अंदर। T20I के मैच के अंदर हमसे टेस्ट मैच के अंदर इतने रन नहीं हो रहे। बॉबी और रिजवान बेहोश हो चुके, कोमा में गए में, इस वक्त उनके ऊपर पानी की छींटे डाले जा रहे हैं कि नहीं नहीं ये T20I के अंदर ही हुआ। आप लोग क्या कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। होश में आते ही सबसे पहला क्वेश्चन बॉबी ने ये किया। ऐसे भोंडे मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्लैट पिच, ये पिच, वो पिच, बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है। बुमरे को देख लिया भाई, बुमरे को छोड़ो पांडु को देख लिया। उन्होंने कहा कि भाई हम बुमरे को नहीं मारेंगे, चलो इसको रिस्पेक्ट दे भी दे देंगे, जो भी है। 6 रन दे के गए, 6 क्या 10 रन भी दे जाता उस मौके के ऊपर आके। रिक्वायर्ड 100 आपकी 15-16 पे गई हुई, आप उसके अंदर वैसे भी आप जी जाते हैं, फिर भी वो 6-6 रन देके जा रहा है। उसको तो चलो जो रिस्पेक्ट दी है कि नहीं दी है। अगला 19वां ओवर देखा अपने पांडु का, मतलब इंग्लैंड के पास उस वक्त कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि यार अब क्या विकेटों का क्या बचाना है, क्या नहीं करना, बंदा आपका सेंचुरी के ऊपर खड़ा हुआ है, जाके मारो जितने मारने। उनका बस चलता तो वो 55 रन बनाते 2 ओवर्स के अंदर, लेकिन नहीं बना सके। इसको कहते हैं दोस्तों डेथ बॉलिंग। हमारे जो स्पेयर हेड प्रीमियम बॉलर थे ना, अभी उस दिन श्रीलंका के खिलाफ 28 देने वाला था आखिरी 1 ओवर के अंदर, 28 रन। 19 बॉलों के ऊपर 48 के 50 रन चाहिए थे इनको जीतने के लिए। कुछ याद आया आपको? 18 बॉलों के ऊपर इतने रन चाहिए थे जब कोहली खड़ा हुआ था, हमारे रूफी और शाहीन साहब स्पेयर हेड ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस के अंदर बॉलिंग करा रहे थे, जहां पे बॉल नजर नहीं आती, इधर छाती से गुजर रही होती, नजर नहीं आ रही होती। इन कंडीशंस के अंदर वो हमें मार के गए थे। सेम इक्वेशन थी। और अभी तो आखिरी ओवर के अंदर 30, मतलब ये भी नहीं है कि आखिरी ओवर में चलो हमारे तो हो गए थे ना, आखिरी ओवर में 15 रन फिर भी पड़े हुए थे हमसे, फिर भी 15 नहीं डिफेंड हुए थे। उस सिचुएशन तक भी नहीं लेके आए। अगर इनको कहीं मिल जाते 15-16 रन, इवन 20 रन भी मिल जाते, इंग्लैंड ने कर जाना था चेस। और आपने देख लिया एंड में मारे उन्होंने 2-3 छक्के तो मारी दी। ये फर्क है भाई। इस लेवल हम लोग रोते रहते हैं जी हमारी स्ट्राइक रेट नीचे है, 250 किस तरह होते हैं फलाना। उस दिन हमारा स्टार्ट देखा था आप लोगों ने, 170-180 के ऊपर पहली विकेट गिरी है हमसे, तब 250 नहीं हुए थे। जब ऑल द मोर रीजन थे यार 250 मार के 60 रन से हमने जीतना है, और ऐसे स्टार्ट के बाद हमसे 250 नहीं हुआ था। हम तकरीबन ऑल आउट हो गए थे, 220 मर की हुआ था, 30-40 रन नहीं बनाए थे पूरी टीम ने, क्योंकि मेंटल ब्लॉक है। हम लोग जा ही नहीं सकते। हमारे दिमाग में 200 जो है वो अनरियल चीज है कि 200 भी नहीं हो सकता, तो इसलिए हम 170-180 के ऊपर जो खुश हो जाते हैं कि बड़ा स्कोर करके आगे। मेंटल ब्लॉक लगा हुआ है। उस दिन जब 200 के ऊपर जा रहे थे तो उस दिन मेंटल ब्लॉक फिर आ गया, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस ही यही है कि 200 तो बहुत स्कोर होता है। तो जब 250 होना चाहिए था तब भी हम 250 नहीं करके गए थे। 8 विकेटें 9 विकेटें हाथ में थी, तब हमसे 250 नहीं हुआ था। ये सारे मेंटल ब्लॉक हैं जो कि हमें लगे हुए। हम बैटिंग को रोते रहते हैं। हमारे पास कोई एक बॉलर निकाल के दिखा दो मुझे जिसको आप दे सकें बॉल के, यार तू 15 रन डिफेंड कर ले। जो हैं वो जमान खान वगैरह, उनको नेड़े भी नहीं लगने देंगे भाई। वो बीबीएल में गया है, उसने 2-3 मैचेस खेले होंगे, 2 के अंदर, एक में तो मेरा मैंने तो मैच ही बना था क्या, 3 मैचेस में से 2 के अंदर वो इंपैक्ट करा के आए, एक ओवर के अंदर। आखिर में मेरा कोई 7 रन भी उसने एक डिफेंड किया था आखिरी ओवर के अंदर। कितने लोगों ने बात की उसके बारे में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही आपका ये, आपके डेथ बॉलर कोई नहीं। जमान खान के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो जिनकी जगह पे आएगा उनको नहीं निकाल सकते। उनका इतना बड़ा पावा है कि उनको निकाल ही नहीं सकते। जो जो इनकी रिप्लेसमेंट बनने की कोशिश करेगा वो सर्किट से ही निकल जाएगा दोस्तों। शुरू से चल रहा था, वो जितनी मर्जी स्ट्राइक रेट के ऊपर जा रहे हैं इंग्लैंड वाले, शुरू से चल रहा था कि ठीक है पीछे 11 ओवर्स रह गए, लेकिन 3 इसमें बुमरे के हैं। और सारा का सारा आपका जो पूरा एक डिफरेंस रहा है पूरी गेम के अंदर, वो बुमरे का रहा है। लेकिन खैर जो मैच टर्निंग इवेंट थे ना, वो थे उनके कैचेस। अक्षर पटेल ने जो कैचेस पकड़े, एक भी कैच ऐसा पकड़ा होना तो आप जीत जाते हैं। उसने 2-2 कैचेस पकड़े। एक तो छक्का था जो कि उसने पकड़ा है, वो आउट हुआ है। वो कितने क्रूशियल टाइम के ऊपर कैसा कैच, अंडर प्रेशर कैसा कैच पकड़ा है। और जो पहले वाला पकड़ा था ब्रुक्स आपका, इतना भाग के आप अगर मतलब उस एफर्ट भी कर लेना उसको रोकने की, उसी के ऊपर तालियां बज जाती हैं कि यार गुड एफर्ट। अगले ने पकड़ भी लिया और फिर छोड़ा भी नहीं, और ऐसा कमाल कैच पकड़ा है, वो भी ब्रुक्स आपका पकड़ा है। ब्रुक इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर बस हमें पेलने के लिए आया था, हमें मार के वो चले गए। उन्होंने सेंचुरी मार दी, सिंगल हैंडेडली वो मैच लेके चले गए थे आगे। उन्होंने ना उनसे पहले कुछ उन्होंने किया था ना बाद में कुछ किया। इनफैक्ट ब्रुक साहब ने तो आज कैच भी ड्रॉप किए, संजू सैमसन का कैच ड्रॉप किया जो 81 रन मार के फिर चला गया। उसने फिर एक दफा गेम साइड पे कर दी। किस्मतें देखो वैसे इंडिया वालों की भाई, कोई एक पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर वो अनलकी रहे, उल्टा लक भी इनको फेवर कर रही होती है। सारी न्यूमरोलॉजी के चक्कर में भाई हर चीज जो है वो मुहूर्त निकाल के जो ना सब सेट किया हुआ है। पीछे जर्सी पे कौन सा नंबर लगा हुआ है, नाम की अदद कितने बनते हैं, सब लक का एलिमेंट पूरे का पूरा उन्होंने ठीक किया होता। आप देखते रहे, अभी पिछले दिनों ये कोई गेम खेल रहे थे, अगले प्लेयर वो मेरे ख्याल में वो टीम हारने लगी थी, उनके 2-2, हाँ ये यूएसए वाली गेम जो थी, 2-2 इंजरियां हो रही थी एक ही मैच के अंदर। ये कौन सी शक्तियां जो कि चल रही हैं साथ साथ। खैर ये पहले तो प्रूव होगा नहीं, और जब तक हो जाएगा तब तक जो है वैसी बड़ी देर हो जाएगी। खैर भाई जेकब बैथल जो है बेहतरीन किस्म के इनिंग्स खेल के गए हैं, बहुत मजा आया, बड़ा जबरदस्त जो है नया लड़का है और बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेल, लेकिन फिर भी डिजर्विंग इंडिया ही था यार।
आपने 250 रन मारे हुए थे जिन्होंने शुरू में बैटिंग की थी, वहीं पर गेम जो है वो तकरीबन खत्म हो चुकी थी, तो बड़ा जोर लगा दी इसने, मतलब बैटल नहीं बेसिकली कोई एंड में कोई जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली, मतलब 100 रन की कोई छोटी मोटी इनिंग्स तो नहीं होती, सिंगल हैंडेड लेके चल रहा था, नहीं तो पूरे का पूरा इंग्लैंड तो कब से हार मान के निकला हुआ था। उनका जो टॉप ऑर्डर उनके सारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो आके शुरू में पावर प्ले के अंदर बेसिकली गंद करके निकल गए थे। ये जब भी इनकी ये इंडिया की जो मैं बैटिंग देख रहा था ना, जो नए बच्चे जो हैं इनकी, हमेशा मुझे ये लगता था कि यार फुलझड़ियां ही उड़ा रहे हैं, कोई बड़े लेवल के ऊपर आके किसी भी नॉकआउट स्टेज के ऊपर आके पैनिक करेंगे, अंडर प्रेशर जो है वो टूट जाएंगे, ये सब चीजें होंगी। और ये सब मैं तब कहता था जब संजू सैमसन नहीं था। वो बंदा जब से इस बैटिंग लाइनअप के अंदर आया ना, एक मेच्योरिटी आ गई है, वो खेल भी सकता है, मॉडर्न डे क्रिकेट भी खेलता है और मेच्योरिटी के साथ खेल रहा था। 2 मैचेस तो वो सिंगल हैंडेडली आपको जिता के ले गया है। अभी जो वेस्ट इंडीज वाला जो मैच था उसके अंदर 200 चेस कर रहे थे, ये छोटी मोटी बात नहीं होती, मस्ट विन गेम थी, वो भी नॉकआउट सिचुएशन ही थी, हाई प्रेशर था, आपके दूसरे एंड के ऊपर विकेटें भी गिर रही हैं और आप 200 ऐसे चेस करके गए जैसे वॉक इन द पार्क हो, कहीं पे कोई लड़खड़ाई भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सिंगल हैंडेडली वो भी लेके गया और इस मैच के अंदर भी सिंगल हैंडेडली वो आपको लेके गया है। ब्रुक्स साहब के लिए तालियां होनी चाहिए, इतना खूबसूरत कैच उन्होंने जो है वो ड्रॉप किया था वहां पर, मतलब उसने तो फिर आगे जाके 50-60 रन मजीद मार दिए थे, जो भी 20 के ऊपर था जब भी था उसका कैच ड्रॉप हुआ था। लेकिन अगर यहाँ पे 20 रन भी कम होते इंडिया के, बाकी भी आके उनका रुकने तो नहीं था, उन्होंने आके मारना ही था, लेकिन अगर 20 रन भी कम होते तो इंग्लैंड जीत गया था। तो ब्रुक भाई इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ हमें मारने के लिए आए थे, तो ऐसी कोई भैड़ी किस्मत है ना यार हमारी भी। स्काई के कैच की वजह से इंडिया जो है पिछला वर्ल्ड कप जीता था, और अभी फाइनल का तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर फाइनल जीता ना तो ये अक्षर पटेल के कैचेस की वजह से, ये इन कैचेस की वजह से जीत रहे हैं। अक्षर पटेल की क्या फिटनेस है जो आप लोग कह रहे हैं बड़ी फिटनेस, तो ये वो मेरी डाइट फलाना ये वो, मासूम के हल्के पड़े में आंखों के नीचे, कमजोरी है उसको, वीकनेसेस है, इसको फिटनेस नहीं कहते, इसको कहते हैं दोस्तों ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग करते रहते हैं, वो पूरी पूरी रात भी जो है ना, इस उनकी प्रायोरिटी सिर्फ क्रिकेट है, इनके जो प्लेयर्स की। मैं 1000 दफा आपको बता चुका हूं भाई, ये पावर हिटिंग की बातें कर रहे हैं, एब्सोल्युटली जीरो एफर्ट के साथ इनकी बैट स्पीड की वजह से आपके जो छक्के जा रहे होते हैं, पूरे मोमेंटम से लेके आते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, बल्ले के एंड के ऊपर लेके आते हैं, बॉल लगती है, बॉल मैं कहता हूं 100 मीटर से नीचे रुक के तो दिखाए विद जीरो एफर्ट। बहुत फिट है, बहुत फिट है, इसमें फिटनेस को कोई लेना देना ही नहीं है, ये दिमाग है, बायोमैकेनिक्स है, जो कि हमें पता ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आई कैन बेट यू एक भी बैटर नहीं होगा जिसको इस चीज के बारे में पता होगा कि किस तरह पावर जनरेट करती है। वो कोई फास्ट बॉलर्स को फिर भी पता होगा, वो भी अब खत्म हो गए खैर पाकिस्तान में, तो वो भी नहीं आ रहे हैं कि कैसे बॉडी को रोक के सारी की सारी स्पीड जो है वो पावर वो ट्रांसफर की जाती है बॉल के अंदर। वही सब चक्कर बैटिंग के अंदर भी होता है कि कैसे बॉडी को रोक के सारी की सारी पावर आपने बैट के अंदर ट्रांसफर करनी है। वो जब बॉल पे जाती है तो बॉल आपकी भाई 70 मीटर से नीचे नहीं रुकती, और जब आपकी गेम छक्कों के ऊपर आ जाती है ना, फिर आपकी फील्डिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसी के ऊपर पाकिस्तान सबसे ज्यादा मार खा रहा है, वरना हमें नहीं पता 2010 से, मतलब 2009-7 जब से भी T20 आया शुरू हुआ है, हर कोई बंदा इसी चीज को रो रहा था ना, भी एग्रेसिव क्रिकेट है, शॉर्टर बॉल पे आपने मारना होता है, ये होता है वो होता है। 2020 के बाद से क्या बेसिकली चेंज हुआ है? 2020 के बाद से ये चीज चेंज हुई है कि छक्के ज्यादा मारना शुरू हो गए, मार मार के आप चौकों से भी कर लेते हैं, 12 रन पर ओवर के हिसाब से आप 220 रन उससे भी बना लेते हैं, लेकिन चौके नहीं लग रहे, छक्के लग रहे हैं। और वो छक्के क्यों लग रहे हैं? बैट स्पीड तेज होगी, बायोमैकेनिक्स इनको पता चल गया। ये जो हमारे यहाँ पे लगे हुए जी कलाइयां मोटी हो तो फलाना हो, ये मोटा हो वो मोटा हो, जिम जाके जान करो पता नहीं भिंडियां खाओ थे, उबले हुए अंडे खाओ तो फलाना पावर हिटिंग वगैरह, कुछ भी नहीं चाहिए। अब जो लोग मेरी बात को समझ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये जीरो एफर्ट के साथ, पांड्या के हाथ से बल्ला निकला था ना, वो क्यों निकला था? ग्रिप लूज थी, और ये सिर्फ ग्रिप लूज करने से नहीं आता, ये विप मोशन जो है, ये सारा का सारा बायोमैकेनिक्स उन्होंने समझी नहीं कि किस तरह ट्रांसफर करना है बल्ले तक, और फिर जब वो लॉन्ग हैंडल भी आ गया, वो सब चीजें आ गई हैं, ये उस पर मार रहे हैं। हमारे यहाँ पे सारे जो हैं वो जोर लगा लगा के पावर हिटिंग ये होती, पावर हिटिंग वो होती है, उसके अंदर यही होता है कि 2 लग जाएंगी, तीसरी बाउंड्री के ऊपर आउट हो जाएगा, लोग जो है डर के मारे कुछ करते ही नहीं। इनके तिलक वर्मा को उठा के देख लो, दुबे को उठा के देख लो, पांड्या को उठा के देख लो, जीरो पावर है उनमें, लेकिन सिर्फ बायोमैकेनिक्स के ऊपर मार रहे होते हैं। और जब तक पाकिस्तान को ये पता चलेगा ना, दुनिया पता नहीं कहां से कहां पहुंची होगी। मैं आपको हल्फन बता सकता हूं, पाकिस्तान के अंदर एक भी बैटर नहीं है जिसको समझ आ जाएगी कि मैं बात क्या कर रहा हूं। बैट स्पीड किस तरह बढ़ानी है, हैंड स्पीड किस तरह रोकनी है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। और ये सब यही कर रहे हैं, निकल के आएंगी कुछ सालों के बाद, ये वीडियोस आ रही होंगी, तब मैं कह रहा हूँ 2 साल पहले मैंने आपको ये बताया था, पावर हिटिंग जी, मैं से छक्के मारूंगा, बॉल फट जाएगी, ये हो जाएगा। वो जोर लगा रहे होते हैं, पता चल रहा होता है, फुल जोर लगा के मारा है बेचारे ने, किल रहे हैं। हर एक बंदा इंडिया के अंदर इस वक्त बायोमैकेनिक्स के ऊपर मार रहा है, और जीरो एफर्ट के साथ, जीरो पावर के साथ। खैर बात हो रही थी यही कि ये जो कैचेस पकड़ रहे हैं इसके अंदर भी कोई फिटनेस नहीं चाहिए, इसके ऊपर सिर्फ मैच अवेयरनेस चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए होती। 24 घंटे वो इन्हीं चीजों की ट्रेनिंग कर रहे होते। पता चल रहा होता है कि जब आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एम है कि मैंने क्रिकेट के अंदर, मैंने उसको अपनी पूरी जान अब दे दी है, सुबह हो शाम हो रात हो वटेवर, मैंने सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही सोचना है, और क्रिकेट के अंदर जिस तरह मैं इंप्रूव कर सकता हूँ अपने आप को करना है, वो नजर आ रहा होता है। बाउंड्री के ऊपर जो इनके उछलू कैचेस हो रहे होते हैं, आपके कितने निकलते हैं? 3 साल से मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, पाकिस्तानी उछलू उछलू उछलू, अभी पिछले दिनों किसी ने उछलू कैच पकड़ लिया था, आधे से ज्यादा आप लोगों के मैसेज मुझे आया था, पाकिस्तान ने भी पकड़ लिया भाई। बहुत से लोग तो नाराज भी होते कि अब खुश है हमने भी पकड़ लिया। कितना कोई छोटा स्टैंडर्ड है कि एक कैच के ऊपर तुम लोग खुश भी हो। बट खैर आई एम प्रीटी श्योर मेरी ऑडियंस को तो इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन कोई ना कोई एक छिछोरा जो है बीच में भपरा हुआ बैठा हुआ 3 साल से, जिसने कोई ना कोई आके लुच जरूर डालनी होती है कि आप खुश हो भाई, आप क्या बोलोगे कि पाकिस्तान ने पकड़ लिया। उनके हर मैच के अंदर 3-3 बंदे इस तरह पकड़ रहे होते हैं, हम एक पकड़ के तालियां बजा रहे हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड बताता है। फिर भी अभिषेक टुल्लर भाई जो है वो एक दफा फिर से फेल हो चुके हैं। पूरा का पूरा टूर्नामेंट बड़ा जबरदस्त किया उनका, उन्होंने माइटी जिम्बाब्वे को जो मारे हैं छक्के बाहर निकलने का, तेरी तुम लोग इसको टुल्लर कह रहे हो, कितनी वैसे बेइज्जती की बात है। पूरी उम्र बेचारे बाबर को कहते रहे कि जी जिम्बाबर है, अभी जिम्बी शेख शर्मा इनको मिल गए, मासूम
पूरी बड़ी टीमों के सामने फेल होता रहा, जिम्बाब्वे को मार के जो है वो हीरो बने हुए हैं। खैर उनका भी ऐसे कोई पता नहीं चलता, अभी एक मैच रह गया है, उसके अंदर भी अगर वो चल गया तो वो अकेला ही मैच ले जाएगा। लेकिन टोलर का ये सीन होती है कि 7 मैचेस में से एक में चलेगा और फिर उसके अंदर गेम आपकी खत्म हो जाएगी। कंडीशंस तो उनके लिए बिल्कुल सूटेड ही है। अभी ये जो है ये फटा विकेट ही होती है, अभी भी खैर बिल्कुल फटा ही थी, और अहमदाबाद में भी उनको इसी किस्म की फटा कंडीशन मिलेंगी। न्यूजीलैंड ने जो टीम खिलाई थी अभी पिछले मैच के अंदर, वो साउथ अफ्रीका तो पड़ गए थे। उनका वो एलन ने जो इनिंग्स खेली थी वो तो खैर बहुत ही अनरियल थी, 30 बॉलों के ऊपर आपने सेंचुरी मार दी, पीछे अगला क्या ही करेगा। तो गेम वहीं पर ओवर हो चुकी थी और दूसरा राउंड की बैटिंग भी नहीं चली थी, कोलैप्स भी हो गया था। बट अगर अभी इंडिया के सामने इसी तरह ऑलराउंडर्स की टीम लेके गए तो बड़ा मुश्किल। वैसे देखा जाए तो इंडिया वाले भी ऑलराउंडर्स को खिला रहे होते हैं, न्यूजीलैंड वाले भी ऑलराउंडर्स को खिला रहे हैं, हमारे बेचारे हसन के पीछे हम पड़ गए क्योंकि हमारे ऑलराउंडर्स ही नालायक हैं। ये अभी आज फिर देख ले पांड्या को, उसने एंड में पांड्या ने ना सिर्फ बॉलिंग कराई बल्कि उसने बैटिंग में भी आके जो एंड में ये 20-25 रन ही फर्क रह गया था, आखिरी ओवर के अंदर 30 रन चाहिए थे। यहाँ पर अगर 15 रन चाहिए भी होते ना, 15 रन भी कम होते इंडिया के, तो मैच निकल गया था उनके हाथ से। खैर भाई आर्चर मासूम भी जो है वो भी हम पे हीरो बने हुए थे और तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। मेरा ख्याल में आज फिर बॉलिंग में जो है वो 50 खा के गए, रिकॉर्ड को छक्के भी खा के गए मेरा दोस्त। 7 छक्के पड़े मेरे दोस्त को, जितनी पेस से आ रही थी उतनी पेस से जा भी रही थी वापस। रूफी भाई हंस पड़े, उनकी हंसी निकल गई उनको देख के। आसपास के सारे मोहल्ले के लोग भी आके मुड़ के उनको देखा है कि भाई होश में है आप। खैर अभी जाएगा मेरा दोस्त, देखना तुम लोगों को बांग्लादेश की सबसे ताकतवर बैटिंग लाइनअप को कैसे चीरता वो बीच में से निकलेगा। पूरी दुनिया यही कह रही होगी इसको तुम लोगों ने नहीं रखा था ना वर्ल्ड कप के अंदर, इसलिए आप लोग हार गए, तो अगले वर्ल्ड कप के लिए फिर इसको रेडी रखो। वो जो यूएसए से हमने आखिरी ओवर में जान शर्माई थी, 15 या 16 रन हमने रूफी भाई ने डिफेंड करने थे। बहुत कमाल, हमारे बड़े कमाल प्लेयर्स हैं भाई। कोई मैच मतलब मुझे समझ नहीं आती मैं कौन कौन से मैचेस निकाल के आऊं कि इसके अंदर इसने जान शर्माई थी, उसके अंदर उसने जान शर्माई थी। फील्डिंग के हिसाब से बॉलिंग क्या होती है इनको ये नहीं पता है। इनसे आगे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि यार इन्होंने 15 बचाने हैं कि 25। जब आप फील्ड जो आपने सेट की हुई उसके हिसाब से अगर आप बॉलिंग नहीं करा रहे तो आप तो शुक्र करें आप पे 36 नहीं पड़ रही, तो शुक्र करें युवराज जैसे लोग आजकल नहीं है, और ये भी शुक्र करें कि इंडिया के साथ हाई प्रेशर जो है वो आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर ही खेलते हैं। अगर हम उनके साथ बायलैटरल सीरीज खेल होते हैं ना, जिनको खोल के वो खेल रहे होते हैं अपनी क्रिकेट जिससे वो खेलते हैं, ये युवराज वाली 6 छक्के वाली मैं आपको लिख के बता रहा हूं, कम से कम ही 3 दफा हमारे बॉलर्स खा चुके होते हैं इंडियन से। और पहली दफा इंडिया में शायद होता कि उनका स्टेडियम फुल ना होता, वो भी बोर हो जाता है कि यार इस कचरा टीम के साथ क्या ही मैचेस करने। तो ये शुक्र करें, बल्कि हमारे तो वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे होते हैं कि भाई हमने इंडिया को हराया है, आप लोगों से तो वो भी नहीं हुआ था। उन टीमों को कह रहे हैं कि हमने इंडिया को हरा दिया जो मतलब 5 साल के बाद कहीं जाके एक दफा इंडिया के साथ एक मैच खेलते थे, उसके अंदर भी इंडिया डरा हुआ होता था कि यार इनको हराएंगे किस तरह, और हरा के वो सेलिब्रेट करते थे। अब उनकी सेलिब्रेशंस नहीं होती। खैर भाई बहुत बहुत मुबारकबाद हो, इंडिया जो है वो फाइनल के अंदर आ चुका है। मेरा तो प्रेडिक्शन ये थी कि इंडिया और साउथ अफ्रीका की हो गया फाइनल, लेकिन अब इंडिया और न्यूजीलैंड का हो गया। वैसे एक बात है कि न्यूजीलैंड ही पड़ता है इनको, लेकिन मुझे वैसे लग नहीं रहा। और अब वैसे भी इंडिया अगर फाइनल के अंदर आ गया है तो यहाँ पर आके उनका हारना बनता नहीं है। अपनी होम कंडीशंस भी है, वैसे भी टेस्ट प्लेयर तो उनका वैसे उनका क्राउड होता है जो कितना शोर कर रहा था और इतना बैक भी कर रहा था, उसकी वजह से इतना प्रेशर सिचुएशन बन रही थी कि गोरे बेचारे तो वहीं पे पैनिक कर जाते हैं। तो यहाँ से उनका हारना बनता तो नहीं है, बट न्यूजीलैंड कुछ भी कर सकती है। तो जो भी हो फाइनल मजे का होना चाहिए, क्योंकि सेमीफाइनल भी जो है वो भी काफी मजे का हुआ था। वैसे तो पहला सेमीफाइनल भी जो है वो बुरा नहीं था, वो तो एक अनरियल किस्म की इनिंग्स होगी थी। 30 बॉलों के ऊपर 33 बॉलों के ऊपर आपने सेंचुरी मारी भी हो तो अब अगली टीम क्या ही कर सकती है। बट ये पूरी तरह से प्लान करके आएंगे और प्लान के हिसाब से बॉलिंग करेंगे उसको तो पकड़ा जा सकता है। बट खैर वेल प्लेड इंग्लैंड, मजा आया। जो सेमीफाइनल में मतलब डिजर्विंग टीम थी वही आई हुई थी, पता चल रहा था कि टाकरे की टीम जो है आपस में लड़ रही है। इन कंडीशंस के अंदर इंडिया को एज तो थी, और फिर अगर आप फुल बैटिंग का मतलब उसके ऊपर चले जाएं तो इंडिया की ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। खैर भी आपकी क्या प्रेडिक्शंस है कि कौन जीतेगा फाइनल, इंडिया जीत रहा है कि न्यूजीलैंड जीत रहा है? एक बात तो कंफर्म है भाई, अब पाकिस्तान निकला मैंने तो हमारा तो जीरो इंटरेस्ट हो जाता है। मतलब अभी तो शुक्र है कि हम सेकंड राउंड के अंदर आ गए, थैंक्स टू नेदरलैंड्स, इन्होंने कैच ड्रॉप किया था फहीम वाला, अदरवाइज तो हमारा तब से खत्म हो रहा था। हमारा कोई इंटरेस्ट रहता ही नहीं है। इंडिया रहता है तो टूर्नामेंट के अंदर हमारा भी हल्का फुल्का सा जो इंटरेस्ट रहता है, और कोई ना कोई वैसे भी मतलब इंडियंस तो सब देख ही रही होते हैं तो टूर्नामेंट होता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि बाकी पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट बिल्कुल डिक्लाइन पे जा रहा है, मर गया। लेकिन फिर भी इंडिया रहता है तो कम से कम कुछ ना कुछ लाइफ रहती है टूर्नामेंट्स में, अदरवाइज वर्ल्ड कप तो नहीं रहता। तो ये तो अच्छी बात है कि इंडिया फाइनल में भी आया, कम से कम फाइनल का भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो रहेगा। फिर आप लोगों की जो भी प्रेडिक्शंस है नीचे कमेंट्स में लिख के बता दें। पाकिस्तान की ओडीआई टीम जो है नई नवेली टीम अनाउंस हो चुकी है, उसके अंदर बाबर को भी ड्रॉप कर दिया गया है, साइम को भी ड्रॉप कर दिया गया है। अजीब ही मतलब जो ओडीआई के आपके स्पेशलिस्ट प्लेयर्स थे उनको निकाल दिया गया है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ पर मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। I'll see you in the next video. Bye.